आज की क्लास में हम लोग देखते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण, या हम कहेंगे तो इस्लामिक आक्रमण। भारत पर सबसे पहला इस्लामिक आक्रमण। तो हम देखते हैं कि अगर इसे समझना है तो थोड़ा सा हम पीछे चलें कि जब भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सभी संयुक्त थे, भारत प्लस पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये सब एक ही में थे, अर्थात ये लोग भारत के हिस्सा थे। तो उस समय क्या हुआ कि इसके पश्चिम वाले हिस्से में जो एक संयुक्त भारत था, उसके पश्चिम हिस्से में एक नए धर्म का उदय होता है। किस क्षेत्र में होता है? तो अरब वाले क्षेत्र में एक नए धर्म का उदय होता है, अरब क्षेत्र में। अब अरब क्षेत्र में जब एक नए धर्म का उदय होता है तो उदय के समय कोई भी चीज होती है तो एक सीमित दायरे में होती है। तो जब इस अरब क्षेत्र में इस्लाम धर्म का उदय हुआ, नया धर्म जिसका नाम इस्लाम धर्म का जब उदय हुआ तो छोटे क्षेत्र में था, लेकिन देखते ही देखते क्या है कि इस्लाम धर्म पूरे अरब क्षेत्र में फैल गया। ये इस्लाम धर्म जो छोटे से एरिया से उत्पन्न होने के बाद ये अरब के संपूर्ण क्षेत्र में फैल गया, इस्लाम धर्म का चारों तरफ प्रसार हो गया। अब ये अरब क्षेत्र में फैलने के साथ साथ धीरे धीरे दूसरे देशों की तरफ भी बढ़ना शुरू हुआ, और इसी क्रम में ये भारत के क्षेत्र में भी बढ़ना शुरू हुआ, और सबसे पहले भारत के सिंध क्षेत्र में पहुंचा। भारत के सिंध क्षेत्र में जो है इस्लाम धर्म पहुंचा। इसलिए किसी किताब में कोई विद्वान का जो लिखे हैं उन्होंने लिखा है कि अरबों का सिंध आक्रमण, अरबों का सिंध विजय, या अरबों का पहले बार सिंध विजय। आज की क्लास में हम इसी से जुड़े हुए मुख्य बिंदुओं को देखने का प्रयास करेंगे कि कहां से पेपर में प्रश्न निकल के आते हैं। कई बार कई पेपरों में यहां से प्रश्न निकल के आते हैं, हम लोग आज की क्लास में उसी को देखने का प्रयास करते हैं। अब इस्लाम धर्म का जो है प्रसार चारों तरफ हुआ। हमने देखा कि सिंध में भी हुआ, सिंध वाले क्षेत्र में भी इस्लाम धर्म का प्रवेश हो गया। लेकिन अब यहां से एक चीज बात उठती है कि ये इस्लाम धर्म का जो सिंध क्षेत्र में प्रसार हुआ, हमको जानकारी कहां से मिली? तो आपको याद होगा पीछे जब क्लास में हमने आपको बताया था कि एक पुस्तक थी चचनामा पुस्तक थी। चचनामा को किसने लिखा? तो इसे एक अज्ञात व्यक्ति ने लिखा था। किस भाषा में लिखा था? तो अरबी भाषा में लिखा था। इस चचनामा में जो है सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख है। यह जो चचनामा अज्ञात लेखक ने लिखा है अरबी भाषा में, इसमें सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख है। सिंध विजय इसमें से कहता है कि जो सिंध विजय किसने किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित इसमें वर्णन है। चचनामा में मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित वर्णन है। मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित क्या है कि इसका अभियान कैसे हुआ, इसने अभियान कैसे किया, या इसका शासन प्रबंध कैसा था, इन सब चीजों का वर्णन इस चचनामा पुस्तक में है। बाद में इस चचनामा को जो अज्ञात लेखक अरबी भाषा में लिखा था, बाद में जब कुछ समय बीतता है और भारत में शासन सत्ता नसरुद्दीन कुवाचा की आती है, अब शासन सत्ता नसरुद्दीन कुवाचा के आते हैं। जब नसरुद्दीन कुवाचा था तो इस चचनामा को जो फारसी भाषा में अनुवादित किया गया, अब लिखा गया यह फारसी भाषा में। किसने लिखा? अबू बकर कूफी ने। अबू बकर कूफी ने जो फारसी भाषा में इसकी रचना की, जो अभी तक अरबी भाषा में थे, उसमें सिंध विजय का जो है विस्तृत उल्लेख फारसी भाषा में इन्होंने बताया। इस प्रकार से यहां से जो पेपर में प्रश्न पूछता है कि ये चचनामा जो फारसी भाषा में किसने लिखा था, तो अबू बकर कूफी ने इसे जो है फारसी भाषा में लिखा था, जो प्रारंभ में किताब अरबी भाषा में थी। उस समय ये नहीं पता था कि अरबी भाषा में किसने लिखा, एक अज्ञात लेखक ने लिखा था। लेकिन नसरुद्दीन कुवाचा के शासन सत्ता में अबू बकर कूफी ने इसका फारसी अनुवाद कर दिया। जो फारसी समझने वाले थे उनके लिए ये आसान हो गया कि किस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के जो सिंध प्रांत था उस पर आक्रमण किया था और वहां पर अपनी शासन सत्ता स्थापित की थी। किताब के माध्यम से हमको पता चल गया कि भाई ये सिंध क्षेत्र में सबसे पहले अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। लेकिन अरबों के आक्रमण का उद्देश्य क्या था? कई बार ये पेपर में प्रश्न निकल के आया है कि ये जो अरब थे, ये अरब
इनका जो भारत अर्थात सिंध क्षेत्र में आक्रमण का उद्देश्य क्या था। अभी हम लोगों ने देखा था कि इस्लाम धर्म, जैसे मान लीजिए ये इस्लाम धर्म, यहां पर इस्लाम धर्म फैला हुआ है। अब ये इसका प्रसार चारों तरफ धीरे धीरे हो रहा था, अरब क्षेत्र वाले में हो गया था, तो ये अब भारत वाले क्षेत्र में भी इसका प्रसार हो गया, अर्थात इस्लाम धर्म भारत की तरफ भी बढ़ना शुरू होगा। तो जो ये पूछ रहा है कि अरबों का क्या उद्देश्य था, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस्लाम धर्म का प्रसार करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। इस्लाम धर्म का प्रसार करना उद्देश्य हो गया। अब अगला क्या इनका उद्देश्य था, भाई धर्म का प्रसार करना है तो ऐसे तो कोई मान नहीं जाएगा कि चलिए हम आपकी बात मानते हैं, उन्हें पराजित भी करना होगा या अपने अधीनस्थ करेंगे तभी तो कोई किसी की बात मानेगा। तो इस तरीके से अगला क्या इनका उद्देश्य हो गया कि अब हम साम्राज्य का विस्तार भी करेंगे। अब साम्राज्य का विस्तार भी इनका उद्देश्य हो गया। अब अगला क्या होगा, यहां से हम खुद ही समझते हैं कि इस्लाम धर्म का प्रसार करना है, उसके लिए लोगों को अपने अधीनस्थ करना अर्थात साम्राज्य का विस्तार करना है। अब साम्राज्य के विस्तार के लिए धन की जरूरत है, बगैर धन का तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए अब अगला पॉइंट क्या इनका उद्देश्य बना कि हमको धन अर्जित करना है, धन प्राप्त करना है। इन सभी उद्देश्यों को लेके अरबवासी सिंध पर आक्रमण करते हैं। सिंध क्षेत्र पर आक्रमण जब करते हैं तो यहां से एक पेपर में प्रश्न और बनता है कि सबसे पहले इस सिंध क्षेत्र पर अरब वासियों ने किसके नेतृत्व में आक्रमण किया था। तो वहां पर सबसे पहले हम देखते हैं कि 711 ईस्वी में 711 ईस्वी में अरब वासियों का सबसे पहला आक्रमण होता है। वासियों का पहला आक्रमण हो गया, किसके नेतृत्व में हुआ, यहां से 711 ईस्वी में 711 ईस्वी में सबसे पहले उबैदुल्ला के नेतृत्व में आक्रमण होता है। ये उबैदुल्ला आता है सिंध क्षेत्र पर। अगर हम देखें तो भारत का क्यों सिंधी क्षेत्र में क्यों इन लोगों ने आक्रमण किया था, तो अगर हम देखें तो इसको सबसे पहले हम समझते हैं जैसे हिमालय भारत का निचला हिस्सा है, यहां ये सब पानी ही पानी है, इधर से आक्रमण करने का कोई सवाल ही नहीं बनता। ऊपर क्या था, ये जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान वाले हिस्से, इधर सब पहाड़ है, पहाड़ी एरिया से आक्रमण कर नहीं सकते। आक्रमण कब हो सकता है, तो इसी क्षेत्र से आक्रमण हो सकता है। तो यह सिंध पर सबसे पहले 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में अरबवासियों ने आक्रमण किया। लेकिन इनके नेतृत्व में, उबैदुल्ला के नेतृत्व में जब आक्रमण हुआ तो घोर संघर्षों के बाद उबैदुल्ला बुरी तरह से पराजित होता है और मारा जाता है। उबैदुल्ला की मृत्यु के बाद 711 ईस्वी में ही पुनः 711 ईस्वी में ही अब समुद्री मार्ग से, यहां से पेपर में प्रश्न पूछता है कि सबसे पहले अरब वासियों ने समुद्री मार्ग से किसके नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण किया था, तो 711 ईस्वी में समुद्री मार्ग से बुदैला के नेतृत्व में, बुदैला के नेतृत्व में अरब वासियों ने सबसे पहले सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया था। ये भी संघर्ष करते हुए मारा जाता है। यहां से दोनों जो है पराजित होने के बाद जब इसकी खबर पहुंचती है अरब वासियों के पास, इन दोनों असफल अभियानों के बाद जो इराकी गवर्नर था, गवर्नर इसका नाम था हज्जाम, कहीं कहीं पर इसका किसी किसी किताब में मिलता है इसका हज्जाज, ये इसका नाम था। तो इराकी गवर्नर देखा कि हमने जो दो अभियान भेजे थे दोनों पीट पिटाकर वही मारे गए, ये तो भाई घोर बेइज्जती है, अब तो हद हो गया। इसने कहा कि अब हमारी बेइज्जती का जो है हद हो गया, इससे ज्यादा क्या बेइज्जती होगी, जब हमने दो अभियान भेजे थे वो दोनों पीट पिटाकर वही और मारे भी गए। इसने कहा एक काम करो, आप मेरे भतीजे को बुलाओ, इसके भतीजे को बुलाओ। इसने कहा मेरे भतीजे को बुलाओ, इसका भतीजा था, साथ में इसका दामाद भी था। बिल्कुल सही करें आप लोग, भतीजा और दामाद दोनों। कौन था, मोहम्मद बिन कासिम, उसका नाम क्या था, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया जाता है और इसका जो चाचा, भाई भतीजा है तो चाचा हुआ, इसका चाचा कौन, हज्जाज या हज्जाम, जो दोनों नाम इसके मिलते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम से हज्जाम कहता है कि भाई देखिए हम आपके सगा संबंधी हैं, हमारी बेइज्जती आपकी बेइज्जती,
और हमारी तो घोर बेइज्जती हो गई। इसने कहा हुआ क्या, इसने कहा कि जब हमने 2 अभियान सिंध पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था, दोनों असफल हुए। असफल तो हुए लेकिन साथ में उन्हें मृत्यु भी प्राप्त हुई। इस तरीके से हमारी तो घोर बेइज्जती हो गई। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि कोई बात नहीं है, आप चिंता मत करिए, हम आपके हुए इस अपमान का बदला लेंगे। मात्र 17 वर्ष का बच्चा, ये कि युवा है, आप समझ ही सकते हैं कि 17 वर्ष की उम्र का बच्चे की क्या हिम्मत होती है। मोहम्मद बिन कासिम 17 वर्ष का बच्चा, इसका खून खोल जाता है कि मेरे चाचा का जो है घोर बेइज्जती, घोर अपमान हुआ। ये कहता है कि मैं किसी भी तरीके से आपके हुए बेइज्जती का बदला लूंगा। 17 वर्षीय बालक, लेकिन इसकी खासियत क्या थी मोहम्मद बिन कासिम का, ये योग्य, कुशल और वीर। कहने का मतलब यह है कि योद्धा के जितने भी गुण थे मीर कासिम के पास सद्गुण थे। लेकिन इसने क्या देखा कि जो 2 अभियान भेजे गए थे वो भी अनुभवी के नेतृत्व में भेजे गए थे। अगर हम भी बिना किसी योजना के ही उनके ऊपर आक्रमण कर देंगे तो हमारा भी हश्र वही होगा जो उनका हुआ। इसने योजना बनाना शुरू किया और अपने इराकी गवर्नर चाचा से क्या कहता है कि आप हमको 6000 चुने हुए इराकी घुड़सवार दीजिए। उस समय इराक के जो घुड़सवार थे वो माने रखते थे, अच्छी क्वालिटी के थे। इसने क्या कहा चाचा से अपने कि ये 6000 घुड़सवार हमको दीजिए, घुड़सवार हमको दीजिए। कहां के? इराक के। और क्या करिए, 6000 जो है ऊंट सवार दे दीजिए। पूरी योजना के साथ चलता है। 6000 घुड़सवार हो गए, 6000 ऊंट सवार हो गए। और इसने क्या कहा कि 3000 भारवाही ऊंट दीजिए हमको। भारवाही जिसपे हम अपना अनाज या खाने की सामग्री लाद के ले चले, भारवाही ऊंट हमको दीजिए। और इसने क्या कहा कि 5 जल मशीन उपलब्ध करवाइए। 5 जल मशीन भी उपलब्ध करवा दी गई कि लीजिए भैया कोई बात नहीं, लेकिन हमारे जो है बेइज्जती का बदला लेना है आपको। बस इतना ही दिमाग में आप रखिए कि हमारी जो बेइज्जती हुई है उसका बदला आपको लेना है। इन सभी योजनाओं के साथ ये मकराना से निकलता है। कई बार पेपर में प्रश्न पूछा है कि कहां से निकला, ये मकराना से निकलता है। किधर जाता है? देवल की तरफ बढ़ता है। देवल, अभी हमने क्या देखा था कि सिंध विजय किया था, अब ये देवल आ गया। मकराना से निकला देवल के लिए। देवल क्या था? ये सिंध का ही एक भाग था, सिंध क्षेत्र के अंतर्गत ही आता था। इस सिंध पर किसका शासन सत्ता था? तो एक हिंदू राजशाही की शासन सत्ता चल रही थी। एक हिंदू राजा था, उसी की शासन सत्ता चल रही थी। क्या नाम था? दाहिर। दाहिर की शासन सत्ता सिंध वाले क्षेत्र पर चल रही थी। अब मोहम्मद बिन कासिम मकराना से देवल की तरफ बढ़ता है और ये सिंध वाले क्षेत्र पर जो दाहिर की शासन सत्ता थी उस पर आक्रमण करता है। यहां से एक चीज और पेपर में प्रश्न पूछता है, इस दाहिर का जो पिता था उसका क्या नाम था? उसका नाम था चच। चच का लड़का था दाहिर। ये मकराना से देवल की तरफ बढ़ा, देवल पर आक्रमण करता है। सामना किससे होता है? दाहिर से। दाहिर पराजित होता है। इस प्रकार से सिंध जो है, सिंध क्षेत्र पर अरबों का कब्जा हो गया। अरबों का क्या कि मोहम्मद बिन कासिम का जो है कब्जा हो गया। मोहम्मद बिन कासिम के अधीनस्थ वहां की जनता आ गई। 712 ईस्वी में इसने अपने अधीनस्थ कर लिया दाहिर को। दाहिर का पराजय में इसकी मुख्य भूमिका, इसके जो जनता थी वो इससे असंतुष्ट थी। जब इसने उस पर आक्रमण किया, किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने जब आक्रमण किया तो इस असंतुष्टि का लाभ उठाया, जिस कारण से दाहिर जो है 712 ईस्वी में पराजित हुआ। इस प्रकार से पहला अरबों का विजय सिंध पर हो गया। अब सिंध विजय हो गई। सिंध विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सोचा कि अब आगे थोड़ा सा बढ़ के हम देखते हैं कि आगे क्या है। तो इसने क्या किया कि 713 ईस्वी में इसने मुल्तान पर आक्रमण कर दिया। मुल्तान पर जब इसने आक्रमण किया तो यहाँ का एक कमजोर शासक था, इसको मार के इसने यहाँ मुल्तान पर कब्जा कर लिया। और ये अरबों को इतना सोना प्राप्त हुआ, जो अरब वासी थे मुल्तान से इनको इतना स्वर्ण प्राप्त हुआ कि इन्होंने इतना सोना आज तक देखा ही नहीं था। इसलिए इस मुल्तान को इन लोगों ने क्या कहा कि एक स्वर्ण नगरी है, ये सोने की ही नगरी है।
यहां से कई बार पेपर में प्रश्न पूछा है कि अरब वासियों ने किस नगर को सोने का नगर कहा, तो ये मुल्तान को जब इन्होंने विजय प्राप्त किया 713 ईस्वी में, तो इस नगर को स्वर्ण नगरी के नाम से ही इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया। अब थोड़ा सा समय गुजरता है, आता है 714 ईस्वी का समय। 714 ईस्वी में परिस्थितियां बदलती हैं। कहां बदलती हैं? अरब क्षेत्र में। अरब क्षेत्र में परिस्थितियां बदलती हैं। बदलती क्या है कि वहां पर जो पहले से खलीफा के पद पर स्थापित थे, खलीफा वलीद, खलीफा वलीद, अब इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद एक नए खलीफा का चयन होता है। खलीफा के पद पर बैठते हैं सुलेमान। सुलेमान जब गद्दी पर बैठते हैं तो इनका पहले से ही मोहम्मद बिन कासिम का जो चाचा था हज्जाम, इनसे इनका विरोध था। सुलेमान का विरोध हज्जाम, इनसे विरोध था। अब हज्जाम का जो भतीजा था मोहम्मद बिन कासिम और दामाद भी था, तो हज्जाम से जब सुलेमान का विरोध था तो जाहिर सी बात है कि मोहम्मद बिन कासिम से भी विरोध था। विरोध किससे है? सुलेमान का हज्जाम से है। लेकिन अब इसका सगा संबंधी होने के कारण मोहम्मद बिन कासिम से भी विरोध है। मोहम्मद बिन कासिम उस समय एक चमकता हुआ सितारा था, जिस भी तरफ ये मुड़ता था उधर विजय ही प्राप्त करता था। अब सुलेमान को यह लगा कि अगर इसको दाबा नहीं गया, इसको रोका नहीं गया, तो हज्जाम जो है एक पावरफुल व्यक्ति हो जाएगा और कभी ना कभी हमारे लिए समस्या खड़ी कर देगा। तो इसने क्या किया? सुलेमान ने आदेश दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को बुलाओ, बहुत हो गया, ये जाके जो वहां पर मार काट मचा के रखा है ये गलत है, इसको बुलाओ। विरोध किससे था? हज्जाम से था। ये इसका भतीजा और दामाद था, इसलिए विरोध इससे भी हो गया। सुलेमान ने आदेश दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाओ, और मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाया जाता है और घोर यातनाओं के द्वारा, आदेश किसने दिया? सुलेमान ने आदेश दिया, और घोर यातनाओं के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम को मार दिया जाता है। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु से संबंधित कई घटनाएं चर्चित हैं, लेकिन यहां से पेपर प्रश्न पूछता नहीं, इसलिए हम लोग इतना समझते हैं कि सुलेमान के आदेश पर इनकी मृत्यु हो गई, इन्हें मार दिया गया। अब अरबवासियों ने भारत पर आक्रमण कर दिया, अपनी शासन सत्ता स्थापित की। हम देखते हैं कि इनके आने का प्रभाव क्या रहा। जैसे अरबवासी भारत में आते हैं, अरब वाले आए भारत में, इसका परिणाम क्या निकला? आने का परिणाम क्या निकला या इसका प्रभाव क्या रहा? सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो ये अरबवासी आए भारत में, इस्लाम धर्म का सबसे पहला प्रवेश कब हुआ? इस्लाम धर्म का प्रवेश, इस्लाम धर्म का प्रवेश इन्हीं अरबवासियों के द्वारा ही हुआ। जब ये युद्ध करते हुए आए तो भारत सबसे पहले इस्लाम धर्म के संपर्क में कब आया? कि जब अरबवासियों ने भारत के सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया। उसके बाद क्या हुआ कि इस्लाम धर्म का प्रवेश हो गया, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण कर दिया। इन्हीं आक्रमणों से प्रेरणा लेके, किससे? जो अभी आक्रमण अरबवासी ने किया था, उन्हीं आक्रमणों से प्रेरणा लेके बाद में महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी, इन लोगों ने भी भारत पर आक्रमण किया। और क्या प्रभाव है, परिणाम निकला? दूसरा क्या था कि सबसे पहले हिंदू शब्द, सबसे पहले हिंद या हिंदू शब्द इन अरबवासियों ने ही प्रयोग किया। प्रयोग कैसे किया? जो ये सिंध नदी थी, जिसको हम लोग सिंध नदी कहते थे, इस सिंध नदी को इन लोगों ने क्या कहा? हिंद, हिंद नदी या इंदु नदी, हिंद नदी कहा या इंदु नदी कहा। अब सिंध नदी के एरिया के चारों तरफ जो बसे हुए व्यक्ति थे, इन अरबवासियों ने क्या कहा? हिंदू क्षेत्र में बसने वाले लोग, अर्थात हिंदू क्षेत्र के निवासी। इस प्रकार से पहली बार हिंदू शब्द का या हिंद शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? अरबवासी थे। ये कई बार पेपर में प्रश्न निकला है कि सबसे पहले हिंद शब्द का प्रयोग करने वाला कौन व्यक्ति था? तो सबसे पहले हिंद शब्द का प्रयोग करने वाले अरबवासी थे। अगला परिणाम क्या था कि जब ये लोग ईरानी, कौन थे अरबवासी? ये ईरानी भारत आए। ईरानियों ने जब भारत में प्रवेश किया तो अपने साथ कुछ ईरानी परंपरा भी लाए। भाई कोई भी आएगा तो अपने साथ जो वहाँ की चर्चित परंपराएं होंगी, चर्चित चीजें होंगी, प्रचलित चीजें होंगी, वो साथ में लेके आता। तो इन लोगों ने ईरानी परंपरा भी भारत में लेके आए। ईरानी परंपरा में क्या था कि सबसे पहले इन्होंने खजूर की खेती प्रारंभ करवाया भारत में।
खजूर की खेती सबसे पहले अरबवासी जब भारत आते हैं तो इन लोगों ने खजूर की खेती प्रारंभ करवाई। और क्या था कि ईरान में जो जैसे हमारे यहाँ राजस्थान है उसी तरीके से ईरान में भी राजस्थान जैसी स्थिति है। तो ये लोग अपने लिए क्या करते थे, ऊंट का प्रयोग करते थे। भाई मरुस्थल है तो मरुस्थल में क्या है कि ऊंटों के द्वारा ही जो भारवाही ऊंट है या किसी भी तरीके का प्रयोग करना है आपको, तो वहां पर ऊंट ज्यादा सफल होते थे। तो ईरान वाले जब भारत आते हैं तो उन लोगों ने देखा कि यहाँ ऊंट की प्रजाति नहीं है, तो यहाँ पर पहले से ही ऊंट प्रयोग कर रहे थे। तो इन लोगों ने अच्छी क्वालिटी के ऊंटों से भारतवासियों का परिचय कराया। अर्थात ऊंटों को लाने का श्रेय किसे है, तो अरबवासी जब भारत में आते हैं तो अपने साथ ऊंट भी लेके आते हैं। और सबसे मुख्य चीज क्या है कि इन्होंने सबसे पहले हिंदुओं और बौद्धों, इन लोगों को जो इस्लाम धर्म को नहीं मानने वाले थे, हिंदू हो बौद्ध हो जो भी हो, उन्हें सबसे पहले जिम्मी कहकर संबोधित किया। जिम्मी, कई बार पेपर पर निकला है कि जिम्मी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया। जिम्मी का सबसे पहले प्रयोग ईरान वासियों ने किया। जिम्मी का अर्थ क्या है कि ऐसी संरक्षित जनता जो इस्लाम धर्म को नहीं मानती लेकिन इस्लामी शासन सत्ता को मानती है। इस्लामी शासन सत्ता को मानने के कारण क्या था कि इसने कहा कि हम हिंदू रहेंगे, बौद्ध जो हम अपना धर्म माने, ठीक है आप शासन सत्ता चलाइए, इसके लिए हमें क्या करिए कि हम आपको कुछ टैक्स दे देते हैं, हमें अपना धर्म मानने दीजिए। इस प्रकार से जिम्मियों ने सबसे पहले जजिया कर दिया। यहां से पेपर पर निकलता है कि सबसे पहला जजिया वसूलने वाला कौन व्यक्ति था, तो सबसे पहला जजिया वसूलने वाला व्यक्ति था मीर कासिम। मीर कासिम ने सबसे पहले जिम्मियों से जजिया कर लिया कि आप हमको टैक्स दे दीजिए, आप जो है जो धर्म मान रहे हैं आप मानते रहिए। इस प्रकार से जब ईरान वालों ने भारत पर आक्रमण किया तो इसका एक परिणाम और एक प्रभाव ये भी देखने को मिला। जब भारतीय और अरबवासी दोनों संपर्क में आते हैं, भारतीय प्लस अरब, ये दोनों जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, ज्ञान की बढ़ोतरी होती है। किनकी? अरब वासियों के ज्ञान की बढ़ोतरी होती है। ज्ञान की बढ़ोतरी कैसे होती है? हमारे यहाँ किताब थी पंचतंत्र, और कौन सी किताब थी? ब्रह्म सिद्धांत। इन दोनों किताबों की जिज्ञासा इन्हें पैदा है कि इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए, आखिर इसमें क्या खासियत है, लोग इसको पढ़ना पसंद करते हैं या इससे जानकारी लेना पसंद करते हैं। तो जब ये अरबवासी भारतीयों के संपर्क में आए तो इन्होंने देखा कि ये किताब अगर हम लोग भी पढ़ेंगे, हम लोग भी इसकी जानकारी रखेंगे तो हमारे विज्ञान की बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार से पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांत का अध्ययन करने का प्रयास किया। पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद किया गया। कलिल्ला व दिमना, यहां से यह प्रश्न निकलता है कि जो पंचतंत्र था उसका अरबी अनुवाद कौन सा था। उस पुस्तक का क्या नाम था जब पंचतंत्र अरबी में अनुवाद कर दिया गया? कलिल्ला व दिमना उसका नाम था। और ब्रह्म सिद्धांत का भी इन लोगों ने अध्ययन किया। जब अरबवासी अर्थात ईरान वाले भारत आते हैं तो उन लोगों ने एक सिक्का चलाया था। कौन सा सिक्का था? बिरहम नामक सिक्का इन लोगों ने चलाया। बिरहम नामक सिक्का सर्वप्रथम अरब वासियों ने चलाया। अब ये सिक्का भी चला दिए। हम लोगों ने एक चीज देखा था कि जब ये अरब वासी या ईरान वाले भारत आते हैं या सिंध क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं तो नए नए मार्गों के द्वारा जाते थे। नए मार्गों का भी खोज हो गई। जब ये लोग सिंध क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए आए तो नए मार्गों की खोज भी हमने देखा कि जब इनका दूसरा आक्रमण हुआ 711 ईस्वी में तो समुद्री मार्ग से हुआ, और मोहम्मद बिन कासिम आता है तो स्थलीय मार्ग से आता है। इस प्रकार से नए मार्गों की भी खोज हुई। इन अरब वासियों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो नए मार्गों का भी खोज हुआ। इस प्रकार से भारत और अरब वासियों के संपर्क के काफी परिणाम निकले। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।